हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो शुरू करते हैं आज हमारा पहला क्लास ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी का न्यू एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, इसके पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन था और अभी फिलहाल एनसीईआरटी चेंज हो गया है। तो ये अभी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये चैप्टर हमारा पहले चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये पढ़ने के पहले हमको एक टर्म जानना जरूरी है और होता है रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन और ये कैसा प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आता है जो होता है रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन जो होता है दैट इज इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। और इसमें मतलब क्या है, फिजियोकेमिकल का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें फिजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है और कहीं ना कहीं केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। तो दोनों मिला के फिजियोकेमिकल प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं कि कैसे होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन सबसे पहले होता है ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, इसके लिए हमको एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। एक मिनट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम ये करेंगे। सबसे पहले ये कर लेते हैं, एक आदमी का मुंह आंक लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो कोई एक आदमी है और इसका ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये हो गया ये जो है ना एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में, और क्या होता है O2 होता है और CO2 होता है। CO2 और O2 होता है और इसका एक्सचेंज होगा। ये अंदर जाएगा ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 जो है वो बाहर आएगा। अब यही चीज रेस्पिरेशन होता है। पर ये क्या होता है, कैसे होता है, हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, ब्रीदिंग और सबसे पहले होता है, इसको क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। मतलब तो जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और ये फोर्सफुल हो गया। एक्चुअली ब्रीद आउट ऐसे नहीं होता है, ब्रीद आउट ऐसे होता है ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। अगर हम ऐसे करते हैं इसको फोर्सफुल ब्रीदिंग मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन बोलते हैं। जब हम इंस्पायर कर रहे हैं, एयर को अंदर खींच रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इंस्पायरेशन। जैसे कि ऐसे इंस्पायरेशन हुआ। जब हम एयर को एक्सपायर कर रहे हैं मतलब बाहर निकल रहे हैं, उसको बोलेंगे एक्सपायरेशन। जैसे कि एक्सपायरेशन। और एक फोर्सफुल हो गया। पर एक्सपायरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन ऐसे नहीं होता। नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसे होता है, हमने जैसे इंस्पायर किया छोड़ दिया, तो ऐसे नॉर्मल एक्सपायरेशन हो गया। और अगर हमको फोर्स लगा के छोड़े ऐसे, तो हो गया नॉर्मल एक्सपायरेशन। इसमें कहीं ना कहीं एब्डोमिनल मसल का रोल होता है। ठीक है, तो अभी आएंगे उसमें कौन सा मसल का रोल होता है, किसमें कैसे होता है, प्रोसेस मैकेनिज्म कैसे होता है, अभी आएंगे सब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो पांचों प्रोसेस लिखा हुआ है इसके बारे में। तो सबसे पहले कैसे होता है, सबसे पहले ब्रीदिंग होता है। रेस्पिरेशन सबसे पहले होता है ब्रीदिंग, हमने एयर को इनहेल किया, या फिर वेंटिलेशन। उसके बाद होता है दूसरा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसे हुआ ये दिखाना पड़ेगा। ये देखो, जैसे कि ये हो गया तुम्हारा एक आदमी का मुंह। ठीक है, तो ये हो गया मुंह, और यहाँ से मान लो ब्रीदिंग हुआ तो ऑक्सीजन अंदर गया इसमें, यहाँ से इसका ये ट्रैकिया होते हुए ये लंग्स में चला गया। ये लंग्स है, मान लो ये भी लंग्स है। ये लंग्स में चला गया। अब ये जो लंग्स में चला गया, यहाँ पे क्या होता है, लंग्स में छोटा ऐसे बेलून लाइक सैक प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इसको, एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई होता है यही होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। मतलब क्या,
यहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, मतलब ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज होता है किसके साथ, ब्लड कैपिलरीज के साथ। जो ब्लड कैपिलरी होता है ना उसके साथ यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। कैसे होता है, ये देखो ये एल्वियोलाई हुआ, ये एल्वियोलर वॉल है, ये जो है दिस इज द एल्वियोलर वॉल, और ये हो गया तुम्हारा, इसको रेड कलर से दिखा देते हैं, ये हो गया तुम्हारा ब्लड कैपिलरी, ये हो गया ब्लड कैपिलरी, ठीक है। और ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना इसको बेसमेंट पोर्शन बोलते हैं, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आके यहाँ पे डिफ्यूज होगा, और जो CO2 है, और जो CO2 यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, CO2 आएगा और CO2 निकल जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इसको बोलते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं क्या, ये ध्यान रखना, यहाँ पे डिफ्यूजन दोनों जगह आएगा। डिफ्यूजन एक इंटरनली भी होगा, मतलब टिश्यूज के साथ ब्लड कैपिलरीज का भी होता है, पर वो इंटरनल होता है, वो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे दो चीज हुआ, एक बार हुआ ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, सबसे पहले हमने हवा को इनहेल किया, उसके बाद क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मतलब जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के अंदर गया, और जो टिश्यू लेवल पे जो CO2 फॉर्मेशन हो रहा था वो यहाँ पे आया और डिफ्यूज होके एल्वियोलाई में आ गया, और ये ऐसे निकल जाएगा, ये ना ये निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा ऐसे। जब हम एक्सपायरेशन करेंगे तो उसके टाइम में CO2 निकल जाएगा और ऑक्सीजन अंदर आएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मतलब गैस ट्रांसपोर्ट हुआ, मतलब जैसे ऑक्सीजन अंदर आया, अभी ऑक्सीजन को तो ट्रांसपोर्ट भी करना है, जैसे बॉडी का वाइटल ऑर्गन्स होता है जिसको हम विसेरा बोलते हैं, एक्चुअली वाइटल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन को विसेरा बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो विसेरा होता है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, सारे टिश्यूज है, उसके पास पहुंचवाना है, तो उसके लिए सबके फंक्शन करने के लिए सबको तो ऑक्सीजन चाहिए ना, हार्ट को मेनली ऑक्सीजन चाहिए, एक्वेट मतलब बहुत एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए हार्ट को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करवाना पड़ेगा, मतलब कि गैस को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, ऐसे देखो, जो ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज हुआ, ये ऑक्सीजन चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, सॉरी मैं इसको लाल कलर से दिखा देता हूँ, ऐसे नहीं दिखाता, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये CO2 हो गया और ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ, CO2 का भी ट्रांसपोर्ट हुआ। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इसलिए बोल रहे हैं, दो किसी सिंगल एक गैस का नहीं, दो गैस का हो रहा है, गैसेस, इसलिए ऑक्सीजन का भी CO2 का भी। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ, वाइटल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टिश्यू है, ये सारे टिश्यू है, यहाँ पे ये सारे टिश्यू है, इसको ऐसे ब्लैक कलर से दिखा देते हैं, ये सारे क्या है, टिश्यू है, ये टिश्यूज है, ये सारे टिश्यू है, टिश्यू है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच गया, और यही टिश्यू से फॉर्म होता है CO2, यही टिश्यू से, यही जो टिश्यू होता है ना, यहाँ से ही फॉर्म होता है CO2। अब बोलोगे कैसे CO2 फॉर्म होता है, देखो जो रेस्पिरेशन होता है, इस रेस्पिरेशन में एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। तो सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स तो है नहीं, हम सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, और यूकैरियोट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एनारोबिक ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, है ना, जैसे बैक्टीरिया में, जैसे इकोलाई में देखने को मिलता है, जैसे तुम्हारा, सॉरी इकोलाई में गलत बोल दिया, जैसे कि तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन फंगस में देखने को मिलता है ना, जो तुम्हारा वो फॉर्म करता है अल्कोहल, ठीक है। पर वो ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को, फंगस तो यूकैरियोट्स ऐसा नहीं है, पर ज़्यादातर यूकैरियोट्स में हम एनारोबिक की बात नहीं करते, ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन। खैर मुद्दे पे आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले आता है C6H12O6, मतलब ग्लूकोज, ये होता है ग्लूकोज। अभी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाएगा, और टूट के क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट के बनाएगा CO2, क्या बनाएगा, CO2, C थोड़ा बड़ा हो गया, CO2 और एनर्जी, E से हो गया एनर्जी, CO2 प्लस एनर्जी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन एंड विल मेक CO2 एंड एनर्जी। CO2 मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी फॉर्म करेगा, ठीक है।
तो ये जो CO2 फॉर्म हुआ ये तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हुआ और ये टिश्यू लेवल पे हो रहा था, तो CO2 यहाँ पे फॉर्म हुआ, उसी CO2 यहाँ पे आ जाएगा और ये ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे जा रहा था और ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा था। समझ में आया? ऐसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब आता है डिफ्यूजन, जो इंटरनल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं वो। अब देखो वो कैसे होता है। मान लो एक ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आ रहा था, अब ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज होगा, यहाँ पे अगेन डिफ्यूजन होगा, यहाँ पे अगेन क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, फिर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा। अच्छा, डिफ्यूजन का मतलब पता है कैसे होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मतलब होता है जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब मान लो कोई यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो हायर टू लोअर जो जाएगा उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस लोअर टू हायर होता है, पर वो हमारा अभी ये ऑस्मोसिस अभी इसका नहीं है, वो कभी बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल ये देखते हैं। तो ये हो गया डिफ्यूजन, ठीक है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो गया और CO2 का भी डिफ्यूजन होगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, सो CO2 will also form and CO2 will diffuse into the blood capillary और वो ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा और ये फिर एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये हो गया इंटरनल, ये हो गया इंटरनल, ये ध्यान में रखना, ये हो गया इंटरनल, ये इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। अब आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, कुछ नहीं है, टिश्यू लेवल पे रेस्पिरेशन हो गया, अभी सेलुलर लेवल पे जाएगा, मतलब टिश्यू लेवल पे होगा, इसके बाद क्या है, सेल होता है, ऐसे छोटा छोटा सेल होता है, तो सेल के अंदर जाएगा ऑक्सीजन, जाएगा CO2 भी। मतलब देखो एक्चुअली जो ये हो रहा है ना, ये सारे के सारे मैकेनिज्म तो सेल के अंदर ही होता है, सेल मिला के टिश्यू बनता है और टिश्यू मिल के ऑर्गन बनता है, तो एक्चुअली ये सेल के अंदर ही हो रहा है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन ही होता है एक्चुअली, है ना। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे जब हो रहा है इसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं और कुछ एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स, मतलब जो कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं किसी एनिमल्स का और उसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसका रिगार्डिंग एनिमल्स का एग्जाम्पल क्या होता है। तो सबसे पहले आता है जनरल बॉडी सरफेस। तो जनरल बॉडी सरफेस किसका मतलब कैसे, किसके थ्रू कौन सा एनिमल कैसे ये करता है, गैस का एक्सचेंज करता है, ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन कैसे करता है। तो उसके पहले सबसे पहले आ गया तुम्हारा जनरल बॉडी सरफेस, मतलब ऐसे बॉडी सरफेस के थ्रू कैसे करता है। तो इसका एग्जांपल हो गया पॉलीफेरा टू एस्केलेमिंथीज। एस्केलेमिंथीज मतलब हो गया तुम्हारा राउंड डोर, जिसमें आ गया तुम्हारा एग्जांपल क्या क्या है जरा बताओ। एस्केलेमिंथीज में तुम्हारा आता है एस्कारिएसिस, जो एस्कारिएसिस लुम्ब्रिकॉइडिस होता है ना, जो तुम्हारा एस्कारिस फॉर्म करता है, वही राउंड डोर एस्कारिस, ये एस्कारिस आ गया। उचेरेडिया, उचेरेडिया बैंक्रॉप्टी होता है, उचेरेडिया, वही उचेरेडिया भी आ गया राउंड डोर में। एस्केलेमिंथीज, पॉलीफेरा टू एस्केलेमिंथीज सारे के सारे कैसे करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद आता है मॉइस्ट स्किन और क्यूटिकल। मॉइस्ट स्किन को क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ऐसा कौन करता है, आर्थवर्म और फ्रॉग। फ्रॉग जैसे फ्रॉग का तीनों प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, पता है, फ्रॉग एक्चुअली 3 प्रकार से रेस्पिरेशन करता है। जब फ्रॉग एक्चुअली तुम्हारा वो चला जाता है ना, फ्रॉग जब हाइबरनेशन में जाता है, एक होता है फ्रॉग का हाइबरनेशन, जो कोल्ड जब कंडीशन होता है तो फ्रॉग हाइबरनेशन में चले जाता है, जिसको हम सर्दी की नींद बोलते हैं। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दो चीज होता है। एस्टिवेशन जो समर स्लीप उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, और जो हाइबरनेशन मतलब जो विंटर स्लीप उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। तो ठीक है, तो जब हाइबरनेशन में जाता है फ्रॉग, तो उसी टाइम दौरान ये तुम्हारा उसका इस्तेमाल करता है, क्यूटिकल का इस्तेमाल करता है। लंग्स का इस्तेमाल जब टेरिस्ट्रियल मतलब जो स्थल में रहता है टेरिस्ट्रियल कंडीशन में, तब वो लंग्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जब वो टैडपोल के फॉर्म में रहता है, ये जो यहाँ पे लिखा ना टैडपोल, एक्चुअली फ्रॉग का है, ऑफ फ्रॉग, ये भी लिख देता हूँ मैं, टैडपोल ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग का जो होता है टैडपोल, उसी कंडीशन में वो टैडपोल जो होता है वो गिल्स के थ्रू करता है, वो गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फ्रॉग एक्चुअली 3 प्रकार का है। और फ्रॉग एम्फीबिया यहाँ पे लिखा हुआ है, लंग्स के थ्रू कर सकता है एम्फीबिया, और फ्रॉग तो एम्फीबिया में आता रहता है। तो फ्रॉग एक्चुअली तीनों प्रकार से किया, जो टैडपोल फॉर्म था फ्रॉग का, मतलब जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उसको टैडपोल बोलते हैं, उसके टाइम में वो गिल्स के थ्रू कर रहा है। ऐसे तो लंग्स के फॉर्म में भी कर सकता है टेरिस्ट्रियल कंडीशन में, और क्यूटिकल के थ्रू भी कर सकता है।
जब वो मतलब वो इंडिया स्लिप पे जाता है तो क्यूटिकल के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेता है, ठीक है। तो गिल्स के थ्रू कौन करेगा, फीस करेगा गिल्स के थ्रू। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा एक्वाटिक, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्टेशियंस, जैसे कि तुम्हारा वो होगा ना प्रॉन्स, वो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर आता है। टैडपोल ऑफ फ्रॉग हो गया, एक गिल्स के थ्रू करेगा। अब बुक गिल्स के थ्रू कौन करेगा, लिमुलास, किंग क्रैब, केसी मतलब किंग क्रैब, केसी दास नहीं, किंग क्रैब, ठीक है। बुक गिल्स के थ्रू कौन करता है, लिमुलास, किंग क्रैब। ये लिविंग फॉसिल होता है, मतलब बहुत लिविंग फॉसिल, मतलब एक चीज लिविंग फॉसिल हम उसको बोलते हैं जो बहुत पहले उत्पन्न हुआ था और अभी भी उसका अस्तित्व बजाय है, पर वो क्या होता है कि वो अभी भी मरा नहीं है, पर वो बहुत पहले, मतलब जैसे डायनासोर का अमल से उसी टाइम से वो चले आ रहा है, पर अभी भी उसका डेथ नहीं हुआ है, पर अभी भी वो चले जा रहा है, तो उसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। और वो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, दो मतलब जो दो एनिमल का बीच वाला होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। ये लिविंग फॉसिल की तरह काम करता है। कभी कभी लिविंग फॉसिल तुम्हारा एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, मैंने बताया। और बुक लंग्स के थ्रू कौन करेगा, ये हो गया स्कॉर्पियन और स्पाइडर, ये बुक लंग्स के थ्रू करेगा। ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स, एक होता है ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स, एक्चुअली कॉकरोच में क्या होता है ना, ऐसे ट्रैकियल छोटा छोटा ट्यूब्यूल्स होता है, ऐसे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन इसके अंदर गया, हीमोसील होता है, उसमें जो मतलब कैविटी होता है उसमें गया और वो ट्रांसपोर्ट होकर वापस आ गया, तो ये इसको बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स। ये ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स के थ्रू कॉकरोच का होता है, जब कॉकरोच पढ़ेंगे तब डिटेल्स में जानेंगे कैसे होता है उसका। तो कॉकरोच के केस में हो गया ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स। गील और पाल्मोनरी सैक, इसको केस में हो गया, मोलास्का के केस में हो गया गील्स और पाल्मोनरी सैक, मोलास्का के केस में हो गया। ट्यूब फीट, एक होता है ट्यूब फीट, ये जो स्टारफिश होता है ना, एकाइनोडर्मेटा स्टारफिश, वो स्टारफिश का जो ये होता है स्टारफिश, ऐसे स्टारफिश का एक ट्यूब फीट होता है, ट्यूब फीट। तो उसमें केस में क्या होता है, वो ऐसे ट्यूब फीट के थ्रू ऐसे सूस लेता है, चीजों को ऐसे सक करता है, तो उसके थ्रू ही उसका रेस्पिरेशन भी हो जाता है, ठीक है। पर ये प्रे पकड़ने के लिए ऐसा करता है, ये भी याद रखना, एकाइनोडर्मेटा प्रे पकड़ने के लिए ऐसा करता है, ठीक है। और ट्यूब फीट होता है उसका एक, और ट्यूब फीट के थ्रू क्या करता है, ट्यूब फीट के थ्रू एकाइनोडर्मेटा जो होता है रेस्पिरेशन करते हैं, याद रखना। और वो एक तरीके से प्रे पकड़ने के लिए भी ऐसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम को यूज करते हैं, पर वो प्रे पकड़ने के लिए होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वो अलग चीज है, ध्यान रखना। और एक होता है लंग्स, और लंग्स की किसी केस में एम्फीबिया से लेकर मैमालिया तक सारे के सारे, एम्फीबिया से लेकर के मैमालिया तक जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमालिया, सबके सारे लंग्स होता है। जैसे तुम देखे हो कि जो स्नेक्स होता है उसके केस में भी लंग्स होता है, जो क्रोकोडाइल्स होता है उसमें भी लंग्स होता है, भल्चर, आउल, किसी को भी ले लो, कोई भी बर्ड्स ले लो, ठीक है, पैरट ले लो, कोई भी ले लो, ईगल ले लो, सबके सब लंग्स ले लो, ह्यूमन में तो होता ही है। तो ये सारे हो गए कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और उसका एग्जांपल ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये हमारा लास्ट पार्ट पढ़ेंगे हम, यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है, इसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा कंडक्टिंग पार्ट क्या दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी पार्ट दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे। और एक देखेंगे हमारा एक और चीज़ है जो मैं अभी बोलूँगा उसको, वो है तुम्हारा एल्वियोली का स्ट्रक्चर, कैसे गैस का एक्सचेंज होता है वो दिखा देंगे आज। और कल पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कैसे ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कौन सा मसल का रोल होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल, कहीं पे तुम्हारा यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल का रोल आ जाएगा। इंस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सपायरेशन कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है, एक मेथड होता है उसको हम बोलेंगे, वो मेथड का क्या होता है वो कल बोलेंगे डिटेल में, ठीक है। और तुम्हारा हो गया कैसे तुम्हारा बॉडी का मतलब कैसे कौन सा मसल का रोल होता है, एक हो गया। और दूसरा तुम्हारा यहाँ पे आएगा कि कौन सा मैकेनिज्म होता है, मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग कैसे होता है, और पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तुम्हारा आएगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कार्व, उसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन कार्व, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तुम्हारा बोर इफेक्ट, हैम्बर्गर फिनोमेना, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और सबके लास्ट में कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लगभग अभी 4 और 5 लेक्चर में कंप्लीट होगा चैप्टर। खैर अभी तो पहला लेक्चर है और पहला भी है, तो इसलिए थोड़ा लेक्चर ड्यूरेशन छोटा रहेगा,
धीरे धीरे ये लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं आज का लास्ट टॉपिक। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हम बोलते हैं इसको एपिग्लोटिस, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एक होता है ग्लोटिस, उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसका काम क्या होता है, ये जो एपिग्लोटिस होता है ना, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम होता है जब हम खाना खाते हैं तो खाना तो किस में जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, और यहाँ पे एपिग्लोटिस, वहाँ पे एक चीज होता है ग्लोटिस। ग्लोटिस जो होता है ना, ये मतलब तुम्हारा खाना ट्रैकियम में ना घुस जाए, इसका काम करता है। और एपिग्लोटिस उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। ये हो गया एपिग्लोटिस। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा लैरिंक्स, इसको बोलते हैं लैरिंक्स या फिर साउंड बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैरिंक्स, LAYRINX, लैरिंक्स, लैरिंक्स, इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स या फिर लैरिंक्स। उसके बाद आ गया तुम्हारा ट्रैकिया, ये हो गया ट्रैकिया, ये हो गया ट्रैकिया, जिसको एयर पाइप बोलते हैं, ये हो गया एयर पाइप या फिर ट्रैकिया। और ये जो ऐसे गोल 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 दिख रहा है ना, इसको कार्टिलेजिनियस रिंग बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। ये कार्टिलेजिनियस रिंग होता है, इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे सर्कुलर होता है, ऐसे 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 होता है। तो इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस रिंग, जो यहाँ पे तुम्हारा ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो T5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, T5 मतलब थोरेसिक 5, मतलब जो थोरेसिक हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, अभी हम जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारा वर्टिब्रा होता है वो पहले होता है तुम्हारा सर्वाइकल, उसके बाद होता है थोरेसिक, उसके बाद होता है लंबर, और सबसे बाद होता है कॉक्सिजियल, ठीक है। तो जो थोरेसिक होता है, थोरेसिक का 1 2 3 4 5 होता है, टोटल 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, ठीक है। तो उसका जो 5 नंबर थोरेसिक वर्टिब्रा है, यहाँ पे आके ये जो ट्रैकिया होता है ये दो हिस्सों में बट जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, सिंगुलर में बोलते हैं ब्रोंकियर, ब्रोंकस, या फिर बोलते हैं प्लूरल में क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। फिर ब्रोंकाई तुम्हारा प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ये देखो ब्रोंकाई पहले ये एयर पाइप या फिर ट्रैकिया आया था, वो पहले ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, उसके बाद ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हुआ, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद तुम्हारा सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और सबसे एंड में जाके इसका मतलब डिवीजन हो जाता है, और सबसे एंड में जाके ये एल्वियोलर सैक में जाके एंड होता है, ठीक है। ये हो गया छोटे छोटे एल्वियोलर सैक, और यही एल्वियोलर सैक का डिटेल में स्ट्रक्चर दिखाएंगे। इसी में ही होता है तुम्हारा रेस्पिरेशन, मतलब जो गैसियस एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन, यहाँ पे ही होता है, ठीक है। इसका भी डिटेल में दिखाएंगे इसको स्ट्रक्चर। और ये हो गया डायफ्राम, डायफ्राम एक तुम्हारा ये डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक मस्कुलर डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, जो यहाँ पे रेस्पिरेशन में मदद करता है। जो रेस्पिरेशन इसका नीचे आने से या ऊपर उठने से कैसे मैकेनिज्म चेंज होता है, कल डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये डायफ्राम का रोल होता है यहाँ पे। और ये जो ऐसे लिखा रहा है ना, ये कार्ट एंड ऑफ रीड है, क्या है, कार्ट एंड ऑफ रीड, कार्ट एंड ऑफ रीड्स। ये जो रीड्स होता है ना, कट के लिखा हुआ है, ऐसे क्रॉस सेक्शन है, एक्चुअली रीड का कटा हुआ हिस्सा है, कार्ट एंड ऑफ रीड है। और ये तो पता ही है एक्चुअली। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो होता है जो मेम्ब्रेन होता है लंग्स का, लंग्स का जो मेम्ब्रेन होता है इसको बोलते हैं प्लूरा। ये जो ऐसे लंग्स है ना, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, और एक डबल मेम्ब्रेनस होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन से नहीं बना होता है, एक डबल मेम्ब्रेन से बना होता है, इसको बोलते हैं प्लूरा। और ये जो प्लूरा होता है इसका दो मेम्ब्रेन, एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, एक इंटरनल मेम्ब्रेन। और जो एक्सटर्नल और इंटरनल मेम्ब्रेन है ना, उसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। यहाँ पे होता है प्लूरल फ्लूइड, ये जो फ्लूइड होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, PLURA, प्लूरा। और यहाँ पे जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो ये प्लूरल फ्लूइड हो गया। और यहाँ पे ये राइट लंग्स हो गया, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट लंग्स। और दोनों लंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है तुम्हारा जो राइट लंग्स होता है ना, राइट लंग्स हो गया, और ये तुम्हारा लेफ्ट लंग्स हो गया। दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है हार्ट, हार्ट देखो दोनों के बीच में प्रेजेंट है ऐसे। और ये हार्ट थोड़ा लेफ्ट लंग के ऐसे अंदर घुसा हुआ होता है, इसलिए लेफ्ट लंग थोड़ा जगह छोड़ देता है, ऐसे थोड़ा ऐसे घुसा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे घुसा हुआ होता है थोड़ा लेफ्ट की तरफ हार्ट।
ठीक है, ये राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया। और यहाँ पे होता है तुम्हारा राइट लंग में 3 लोब्स, 1 2 3, राइट लंग में 3 लोब्स होता है और लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 ही लोब होता है, 1 और 2। यहाँ पे स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, राइट लंग का 3 लोब होता है और लेफ्ट लंग का 2 लोब पे चलता है। ठीक है, क्लियर है बात इतना तक? बस ये हो गया। उसके बाद इसकी बात करते हैं, ट्रैकिया की बात करते हैं। ये देखो, ये जो ट्रैकिया आया था ये तो पता ही है कि ट्रैकिया ऐसे आया था, और ये जो ट्रैकिया आया इसके बाद ये जो ट्रैकिया है ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। इसको हम क्या बोले थे, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस, एक ही बात है, सिंगुलर में ब्रोंकस, प्लूरल में ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रैकिया 2 हिस्सों में बढ़ गया, T5 रीजन थोरैसिक 5 के अंदर आके, थोरैसिक 5 लेवल तक आके वो 2 हिस्सों में बढ़ गया, 2 ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकस में ब्रोंकाई। ठीक है, और ये ब्रोंकाई ये हो गया तुम्हारा ब्रोंकाई, क्या हो गया, ये ब्रोंकाई हो गया, ये ब्रोंकाई हो गया। और ये जो ब्रोंकाई है ना, इसको हम बोल देंगे, ये ब्रोंकाई फिर इसमें बांट जाता है, किसमें, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाता है। और ये ब्रोंकियोल्स फिर 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकियोल, ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स हो गया। उसके बाद आ गया ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ये जो ब्रोंकियोल्स इसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और ये हो गया रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, यहाँ पे कुछ ब्रोंकियोल्स का पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। और उसके बाद तुम्हारा ये एल्वियोलर डक्ट हो गया और ये एल्वियोलर सैक हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक हो गया। और यही जो एल्वियोलर सैक है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन यहाँ पे इसका होगा। अब इसका कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको अभी दिखाते हैं। अब देखो, जैसे कि ये हो गया एल्वियोलाई, डिटेल में दिखाते हैं, ये एल्वियोलाई, यहाँ पे हो गया तुम्हारा बेसमेंट सब्सटेंस, सॉरी ये हो गया एल्वियोलाई। इसके नीचे आ गया तुम्हारा ब्लड कैपिलरी, ये हो गया ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी, ये हो गया एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ब्लड कैपिलरी। और इसमें जो बीच में सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, इसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। और ये जो एल्वियोलाई यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई में यहाँ पे 2 गैस का डिफ्यूजन होता है, एक तो होता है तुम्हारा ऑक्सीजन का और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आ गया, कौन सा गैस यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन आएगा। कहाँ से आया, बाहर से आया। और ये जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज होगा, कहाँ डिफ्यूज होकर कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरी में जाएगा। और ये ट्रांसपोर्ट होकर फिर कहाँ जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यू के पास, टिश्यूज के पास जाएगा। और जो ऑर्गन है, टिश्यू या फिर जो ऑर्गन है उसके पास जाएगा। और उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस हो रहा था CO2, और वही CO2 ट्रांसपोर्ट होकर फिर यहाँ पे आ जाएगा। और ये CO2 ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे फिर डिफ्यूज होकर यहाँ पे एल्वियोलाई में घुस जाएगा। और ये एल्वियोलाई से होके बाहर जाते हुए एक्सपायरेशन के थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से फिर बाहर चला जाएगा। तो ऐसे होता है गैसियस एक्सपेंस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बेसमेंट सब्सटेंस, ये हो गया ब्लड कैपिलरी और ये हो गया एल्वियोलाई। ठीक है, अब इसके बारे में जो मैकेनिज्म ऑफ, अभी आज तक इतना ही है। और जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, कौन सा मसल का रोल होता है, डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। और कल क्या क्या होगा फिर, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, जो वॉल्यूम्स होता है, ठीक है, जैसे टाइडल वॉल्यूम, रेसिडियल वॉल्यूम, वॉल्यूम और कैपेसिटी उसके बारे में बात करेंगे, पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जो उसका बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे क्या, वो जो ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व है वो पढ़ेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वो डिटेल में पढ़ेंगे, हैम्बर्गर फिनोमेना, बोर इफेक्ट कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होता है। और सबसे लास्ट हम पढ़ेंगे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो, और समरी भी देखेंगे और एनसीईआरटी का डिटेल रिव्यू भी करेंगे। ये भी होगा, अभी तो ये पढ़ा रहे हैं, पर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डिटेल रिव्यू भी आएगा और क्विकली होगा। ठीक है, तो आज तक इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।